वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, क्योंकि हौसले तो मुश्किलों में पलते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर देश के सर्वोच्च कार्यालय तक पहुंचना। बिहार की धरती से बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं। आपने जो फील्ड चुनी वो चुनी आपने इंजीनियरिंग की। आप देश के सर्वोच्च कार्यालय में काम करते हैं। राष्ट्रपति महामहिम जी वहां पर होती हैं, उनसे कभी मुलाकात या बातचीत हो पाती है? कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस दफ्तर में आप हैं वहां पर तो कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है। आपको 12 घंटे काम करना है, 14 घंटे काम करना है, किसी दिन आपको और ज्यादा देर तक काम करना है। ये तो सबसे कठिन सवाल हमारे लिए हो गया है, क्योंकि ये तो बहुत सही में बहुत कठिनतम क्वेश्चन आपने पूछा है। ये टाइम कभी सुबह 6 बजे गया तो रात को 10-11 बजे आता हूँ, तो सिर्फ आके सो जाता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है 2 दिन तक बेटी नहीं देख पाती, वो भी पापा को। वो कहते हैं कि वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, क्योंकि हौसले तो मुश्किलों में पलते हैं। और उन्हीं हौसलों की, बुलंद हौसलों की एक मिसाल हमारे बीच है मिस्टर राकेश कुमार जी। राकेश जी बिहार से आते हैं और बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर देश के सर्वोच्च कार्यालय तक पहुंचना किस तरीके का सफर रहा, कितनी मेहनत रही, उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो राकेश जी, माई हिंदी टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। सभी माई हिंदी टीवी के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। राकेश जी, जीवन कैसा चल रहा है? आप कैसे हैं? हाँ, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। आपके मतलब जीवन के जो पहलू रहे हैं, जो स्थान आपसे जुड़े रहे हैं, वो सभी बेहद खास हैं। कामाख्या देवी की महिमा तो देखिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भोपाल की अपनी हेरिटेज, अपनी एक विरासत है ऐतिहासिक। और नालंदा के तो सर क्या ही कहने, देखिए सबसे पुराना विश्वविद्यालय और शिक्षा का अथाह भंडार नालंदा को कहा जाता है। तो नालंदा से जुड़े कुछ ऐसे किस्से या कोई ऐसा पहलू जो शायद कम लोगों को पता हो? हाँ, नालंदा का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है। आप मतलब इसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। नालंदा एक किस्सा था सर नालंदा का कि वहाँ की जब लाइब्रेरी को आग लगी थी, वो भी कई महीनों तक जलती रही। बिल्कुल, इतनी लाइब्रेरी में पुस्तकें थी कि सोचिए कि जलने में उसको 6 महीने लगे हैं। तो सोचिए बुक का। और आपको पता होगा भी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने विदेश से लोग आते थे। और अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी आप देखने जाइएगा तो वाकई में, हालांकि आज के डेट में नया नालंदा यूनिवर्सिटी बन चुकी है, लेकिन जो पहले का जो यूनिवर्सिटी था उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते। अब भी मतलब कोई मैच नहीं है दोनों नहीं का, नहीं मैच है। बहुत बढ़िया, प्राचीनतम, बेहतरीन शिक्षा का एक अगर स्तर था तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी था। सर बिहार की धरती से बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं। आपने जो फील्ड चुनी वो चुनी आपने इंजीनियरिंग की। तो क्या इसके पीछे की वजह रही? आपकी दिलचस्पी प्रशासनिक सेवाओं में नहीं रही? नहीं, प्रशासनिक सेवा में तो थी, प्रशासनिक सेवा में थी, लेकिन हमारा था कि इंजीनियरिंग के बाद प्रशासनिक सेवा में जाने का था शौक। लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई, उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन बस जहां भी हैं मैं चाहता हूं कि लोगों की मदद कर सकूं। जी नहीं, वाकई आप बहुत प्रेरणादायक हैं सैकड़ों लाखों युवाओं के लिए कि मुश्किल हालातों में भी, किसी भी मजबूरी का, किसी भी गरीबी का बहाना ना बनाकर, क्योंकि आपके हमने इंटरव्यू भी सुने हैं, आप कहते हैं कि कोई भी चीज़ मेहनत के आगे छोटी पड़ जाती है। तो मेहनत को कितना श्रेय आप देते हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई में अगर हालात परिवार के अच्छे नहीं हैं, आर्थिक रूप से परिवार ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो क्या वो आपकी कामयाबी के रास्ते में कोई बाधा बन सकता है? देखिए, बिल्कुल मेहनत ही एक उपाय है। मेहनत के अलावा और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं टीचिंग में पढ़ाता था तो स्टूडेंट पूछने आते थे कि सर कोई शॉर्टकट रास्ता बता दीजिए। मैं बोला कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा कोई उपाय और दूसरा उपाय नहीं है। लोग बोलते हैं भगवान भरोसे बैठ जाने से भी, हाँ भगवान का पूजा कीजिए, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि भगवान का पूजा भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत। तो सर आप देश के सर्वोच्च कार्यालय में काम करते हैं, राष्ट्रपति महामहिम जी वहां पर होती हैं, उनसे कभी मुलाकात या बातचीत हो पाती है? हाँ, बातचीत तो नहीं होती है, बस फंक्शन में ही हम लोग की मुलाकात होती है विशेष के लिए। अभी जैसे त्योहारों का सीजन आ रहा है तो अब आपकी जाहिर सी बात है मुलाकात होगी। मंडे को ही हम लोग की मुलाकात है, मंडे को ही सभी स्टाफ से मिलते हैं।
और सबको बधाई हमारे देते हैं। मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु जो हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर तैनात रहते हैं, बिल्कुल। तो हम मीडिया के कैमरों में जिस तरीके से राजनेताओं की एक छवि देखते हैं, चाहे फिर वो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की बात हो, तो देखते हैं कि बड़ा ही एक शालीनता वाला स्वभाव उनका है। तो कैमरा के पीछे भी क्या वैसा ही राजनेताओं का रूप दिखता है? नहीं नहीं, बिल्कुल, यह हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। जी। हमारे महामहिम, देश के प्रथम नागरिक, बिल्कुल जैसे आपके चैनल के सामने दिखते हैं शालीनता, उसी तरह से दम शालीनता है। पूरा परिवार भी इनका शालीनता से है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ जॉब करते हैं तो हम जी। लोग को पूरे पता चलता है। पूरे शालीनता के साथ उनका है व्यवहार, सभी स्टाफ के साथ व्यवहार। अभी दिवाली के दिन में हर स्टाफ को उनका मिठाई, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हो या परमानेंट हो, तो सभी को मिठाई दिवाली की। उनका कहना है कि दिवाली सभी के लिए त्योहार है, तो सभी के लिए उनके लिए इक्वल है हम। आप राजनीति में आने की भी बात करते थे और आपकी दिलचस्पी क्या अभी भी बरकरार है राजनीति में आने की? हाँ, राजनीति में तो आना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि एक प्रशासनिक सेवा का मजाल है कि मैं नहीं कर पाया उसमें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कमी है वो इसके थ्रू कंप्लीट किया जाए। तो अभी भी मतलब प्लान है आपका कि राजनीति में उतरना? हाँ बिल्कुल, राजनीति में तो आने का प्लान है। तो सर, सरकारों के बीच में आप रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में आप कार्यरत हैं, आप सरकार के खिलाफ तो जाहिर सी बात है नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई एक खामी जो दिखती है सरकार की प्रणालियों में, ऑल ओवर की व्यवस्था में ये सुधार हो जाए तो देश में चीजें बेटर हो पाएंगी? देखिए, हमारा तो मानना है कि दो ही चीज है जिस पे गवर्नमेंट को बहुत चीज अभी ध्यान देने की जरूरत है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। बिल्कुल। अगर ये दोनों हम लोग अगर अच्छे कर लेते हैं तो फिर और चीज सभी से इंटरलिंक है। अगर आपके पास शिक्षा अच्छा रहेगा तो फिर बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य में अगर सरकार अच्छे काम करती है तो भी बहुत हद तक हम लोग डेवलप हो जाएंगे। तो हमारी मूलभूत चीज दो ही चीज है और हमारा भी इसी पे ध्यान रहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा तो आपने बड़ी जाहिर सी बात कही, 8वीं तक तो देखिए वैसे तो फ्री प्रावधान किया है सरकार ने, लेकिन वो शायद कम है, वो पूरा नहीं पड़ता देखा जाए जिस हिसाब से जनसंख्या है या लोगों में अवेयरनेस नहीं है। स्वास्थ्य की बात की तो सर, अस्पतालों की हालत आप देखिए कि लोगों में मारामारी है। आप अगर स्वस्थ भी हैं तो आप हॉस्पिटलों की हालत ऐसी है, वहां जाके बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, हमारे घर के जस्ट पीछे RML हॉस्पिटल है। और मैं तो ये देखता हूँ कि लोग को थोड़ा सा भी बड़ा बीमारी होता है तो लोग का स्थिति ऐसा है कि रुख करना है तो दिल्ली की तरफ, 2000 किलोमीटर दूर। नॉर्थ ईस्ट का भी लोग को थोड़ा सा बीमारी होता है तो दिल्ली। तो मैं तो सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है हर राज्य में बड़े स्तर का अगर बन जाए तो जिससे क्या हो कि लोग का वहीं पे सभी चीज़ हो जाए। दिल्ली आने पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होती है रहने का, और यहीं पे पूरे लोगों का भीड़ लगाव हो जाता है, जिससे थोड़ा सा इलाज में तो दिक्कत हो ही जाती है। तो सर, राजनीति में अगर आएंगे, सरकार में अगर आएंगे, तो सबसे पहले 2 डिसीजन क्या लेंगे और किन विषयों पर लेंगे? मैं तो पहले ही बोला, हमारा दो ही चीज इंपॉर्टेंस है और रहेगा भी, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य, यही दोनों विषय पे मैं जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा इसी को रेक्टिफाई करने का। सर, राष्ट्रपति भवन जो है वो देश का सर्वोच्च कार्यालय है और जाहिर सी बात है कि हम सबको जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है कि राष्ट्रपति भवन में किस तरीके से काम होता है, चाहे टाइम मैनेजमेंट की बात हो, चाहे एक्यूरेसी की बात हो, या फिर मतलब मैनेजमेंट किस तरीके से होती है वहाँ पर? यहाँ मैनेजमेंट, एक तो सबसे पहले टाइम का बात किए हैं, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति भवन में डिसिप्लिन, आपको ड्रेस सेंस इम्पोर्टेंट है, फॉर्मल ड्रेस में ही जाना है जी। और टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्यूरेसी तो आपको पता है कि यहाँ का अगर फाइल एक गलती हुआ तो पूरे मीडिया वाले उसको पब्लिश कर देंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी, बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी, और टाइम बॉन्डेड एक्यूरेसी है। जैसे अगर आज फाइल मूवमेंट होना है, आज ये वर्क होना है, जैसे PM का ओथ का एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। अभी जस्ट मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व का सबसे बड़ा फंक्शन होता है PM का ओथ, क्योंकि इतने बड़े स्तर का ओथ तो हमें नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में भी कहीं होता होगा। और इसको ऑर्गेनाइज करना, वो भी 10 से 12 दिन में, एक बहुत बड़ी काबिलियत है, टास्क है, बहुत बड़ा टास्क होता है। और उस टास्क का हम लोग एक पार्ट थे,
तो हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जी। तो उस दौरान के क्या अनुभव आपके रहे, किस तरीके से काम, प्रेशर कितना आप लोग फील करते थे? बहुत प्रेशर था उसका, और 3 से 4 दिन ही थे, और 5-6 केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनका विजिट होते रहता था कि ऐसे चेयर रहेगा, ऐसे इधर रहेगी, सीट अचानक बढ़ जाती थी कि 2000 लोग और भी वीआईपी डेलीगेट्स आएंगे। तो बहुत, और उतनी बड़ी क्राउडिंग, आप लोगों ने देखा होगा चैनल के माध्यम से, उतनी बड़ी क्राउडिंग को वेल अरेंज मैनेज करना एक अपने आप में, ये समझिए कितने कर्मठ वहाँ के कर्मचारी लोगों के बदौलत ही हो पाता है। बिल्कुल एक चुनौती भरा काम है। आप मान लीजिए कि बॉर्डर पे जंग लड़ने जैसा काम है। नहीं, जंग तो एक अलग तरह का है, जंग लड़ना है, क्योंकि आपका एक टाइम बाउंडेड है, उसी में हर चीजें को दम एक सीक्वेंस वाइज एक एक्यूरेसी के साथ करना होता है। तो सर, आपकी जो लाइफ की जर्नी रही है ना, चाहे आपके करियर की जर्नी हो, आपके एजुकेशन की जर्नी हो, वो काफी इंस्पिरेशनल है, काफी मोटिवेशनल है, और यही कारण है कि आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि कोई भी मुश्किल, कोई भी बहाना, कोई भी मजबूरी, आपकी हिम्मत, आपके हौसले के आगे बहुत छोटी है। बस मन में ठानो, कहते हैं ना कि तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। तो सर, आप बताओ कि जैसे लोग हैं, युवा हैं, बड़े निराश हो जाते हैं एक टाइम पे, मेहनत भी करते हैं पर उसके बाद थोड़ा उनमें निराशा आ जाती है, उनमें नेगेटिविटी आ जाती है। देखिए, निराशा से ही एक वर्ड बनता है आशा। बिल्कुल ठीक। निराशा से ही बनता है आशा। निराश मत हो जी। मैं भी 6 साल का मेहनत करके नौकरी को ये हासिल किया हूँ, और साथ में आज भी मैं नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ। मैं प्रशासनिक सेवा अपने होम स्टेट जाने के लिए अभी मैं निरंतर कोशिश करते रहता हूँ, और उसमें सफलता नहीं मिलती है। 4 बार मैं इंटरव्यू में नहीं हो पाई है, लेकिन तो भी मैं निराश नहीं हुआ हूँ, और हमेशा एक आशावादी के रूप में सोचना चाहिए। तो एक सर मैसेज भी यूथ के लिए हमने आपसे बात भी की थी कि जरूर एक संदेश दो जो आपके खुद के जीवन से प्रेरित हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो, कि यूथ को लगे कि नहीं यार, हम अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, मैं सभी युवाओं को बोलना चाहता हूँ, आपके पास वो तमाम शक्तियां हैं जो सभी सक्सेसफुल में है। सभी चीज आपके पास है जो उनमें है। बस आपके अंदर का शक्ति को जगाना है, आपके अंदर को जो आर्ट को जगाना है, आपके अंदर को मेहनत को बढ़ाना है। अपने मेहनत को निरंतर बढ़ाते रहिए। जैसे मैं पिछले बार भी बोला था आप लोगों को कि करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। सोचिए, कुआं में एक रस्सी बार बार रेगुलर जाने के बाद वहां पर वो एक दाग छोड़ जाती है, तो हम लोग मेहनत करके क्यों नहीं सफल हो सकते हैं? 1 साल में नहीं होगा रिजल्ट, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा, चौथा साल रिजल्ट होना ही होना है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, सिर्फ हम मेहनत, वो भी निरंतर और ईमानदारी के साथ मेहनत करना है। सर, राष्ट्रपति भवन में एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप कार्यरत हैं, तो एक तो सवाल रहेगा किस तरह की आपकी वर्क प्रोफाइल है, क्या सेवाएं देते हैं, और लोगों के जीवन में सरलता कैसे ला रहे हैं, लोगों की समस्याओं का निपटारा कैसे करते हैं? हमारा जो वहाँ कार्य क्षेत्र है, हमारे पास अगर कार्य क्षेत्र और पब्लिक के बीच में जुड़ाव कहिए तो हमारे पास जो अमृत उद्यान है, जो कि पहले मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, उसका मैं पूरा देखभाल, पूरा इलेक्ट्रिकल जो भी फाउंटेन है वो हमारे पास है। तो हमारा पब्लिक से वहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट, जब वो अमृत उद्यान पब्लिक के लिए, सब साधारण पब्लिक के लिए जब खुलती है, तो उस समय बहुत भीड़ भाड़ होती है। उस समय लोगों में उत्सुकता होती है, बच्चों में। हमारे पास म्यूजिकल संगीतमय उद्यान भी है, तो बच्चों में एक अलग तरह का उत्साह होता है। बच्चे लोग बड़े लोगों में, चूंकि देश के प्रतिष्ठित कार्यालय में और मतलब प्रतिष्ठित जगह देखने आए हैं, तो उस समय हम लोग का भी बहुत लगाव रहता है। तो हम लोग वहाँ पे पूरे तन्मयता के साथ, पूरे एक्यूरेसी के साथ हम लोग संगीतमय उद्यान और अमृत उद्यान के पूरे फाउंटेन का सुचारू रूप से चलाना, ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है वहाँ पे। उसके बाद पब्लिक लोग का देशभक्ति गाना है, ये सब चीज़ों को पूरे ध्यान में रखते हुए हम लोग वही एक चीज़ ऐसा है जहाँ पे हम लोग का डायरेक्ट पब्लिक कांटेक्ट होती है। और राष्ट्रपति भवन के अंदर इस तरह के प्रोग्राम रहते हैं, सरकारी प्रोग्राम इतने तामझाम रहता है, तो आप अपने पारिवारिक जीवन को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस दफ्तर में आप हैं वहाँ पर तो कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है, आपको 12 घंटे काम करना है, 14 घंटे काम करना है, किसी दिन आपको
और ज्यादा देर तक काम करना है? ये तो सबसे कठिन सवाल हमारे लिए हो गया है, जी। क्योंकि ये तो बहुत सही में बहुत बहुत कठिनतम क्वेश्चन आपने पूछा है। ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, अगर ऑफिस लाइफ बोलें तो यहाँ पर आकर पता चला कि बहुत मैचिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पीएम का औध था, मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। जिस समय पीएम का औध था, हमारी छोटी सी बेटी का जन्म उसी समय हुआ था जी। और रात को 12-1 बजे तक वहाँ सिर्फ मतलब कि 2-3 घंटे बस आराम करने के लिए आता था। उसमें से वाइफ बीच में कॉल कर देती थी कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक लाइफ में तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल लेकिन रहा होगा। भगवान का कृपा है, ऊपर वाले कृपा है कि हमारी वाइफ बहुत अच्छी है, वो मैनेज कर लेती है। दोनों बेटियां मेरी छोटी हैं, मेरी दोनों बेटी हैं दोनों, तो बहुत छोटी है। उसके बाद भी मैं टाइम बहुत परिवार को कम दे पाता हूँ, क्योंकि यहाँ हमेशा 2-3 दिन में फंक्शन होते रहते हैं। तो टाइम कभी सुबह 6 बजे गया तो रात को 10-11 बजे आता हूँ, तो सिर्फ आके सो जाता हूँ। बेटी भी कभी कभी तो ऐसा होता है 2 दिन तक बेटी नहीं देख पाती, वो भी पापा को, क्योंकि मैं आता हूँ तो बेटी सोई रहती है, जब जाता हूँ तो बेटी भी सोई रहती है। काफी तो मुश्किल जॉब है आपकी। बहुत हमें लगा था मुश्किल है। कि देश का सर्वोच्च कार्यालय है, वहां पर कुछ घंटे वक्त बिता के आ जाते होंगे, लेकिन वाकई में बेहद मुश्किल सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं, जी। मैं ही नहीं, बहुत सारे कर्मचारी इस चीज को निभा रहे हैं, तभी तो इतना उच्च कार्यालय चल रहा है। जी। आशा करते हैं कि आपके जीवन के अनुभव, आपकी सीखी हुई बातें और आपका ज्ञान हमारे दर्शकों के बहुत काम आएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, वक्त देने के लिए शुक्रिया। ठीक है। तो ये थे माई हिंदी टीवी पर मिस्टर राकेश कुमार जी हमारे साथ, जो राष्ट्रपति भवन में एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कार्यरत है। बहुत छोटे से गांव से निकले और आज इनका सफर, इनकी सफलता की कहानी को खुद ब खुद बयां करता है। माई हिंदी टीवी पर कैमरा पर्सन हरदीप सिंह के साथ मैं भारती शर्मा।